कैसे हो? ऑल गुड। आज हम लोग बात करेंगे बियॉन्ड टॉपर की बैकबेंचर सीरीज में क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर had been completed. Now the next chapter has came here, that is control and coordination की बात करने जा रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम तुमसे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले एक तस्वीर देखते हैं, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर तस्वीर देखो, तस्वीर में इंडेक्स आ गया है, तस्वीर अभी आ रही है। चलो बात कर लेते हैं इंडेक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तुमसे। हम तुमसे दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे। क्या क्या? बेसिक इंट्रोडक्शन सबको पता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ह्यूमन में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन इम्पल्स कैसे होता है, मतलब न्यूरॉन में आई हुई इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे, एक्शन रिफ्लेक्शन थ्योरी देखेंगे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी मैकेनिज्म को देखेंगे। बाकी प्लांट्स में बहुत बेसिक सी चीजें वो देखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम तुमसे बात करेंगे। अब एक तस्वीर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मेरे राइट हैंड में एक तस्वीर बनी हुई है, एक लेफ्ट हैंड में बनी हुई है। राइट हैंड में जो तस्वीर बनी है दैट इज कॉल्ड छुई मुई। हिंदी में क्या बोलते हैं? छुई मुई बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। मिमोसा पुडिका हिंदी में भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे बोल गए। छुई मुई बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? छुई मुई बोलते हैं। अब इस प्लांट की खासियत क्या है? इस प्लांट को जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे ही आपने इसको टच किया, ये रूप बदल करके कुछ इस तरह हो जाएगा। मतलब इसकी पत्तियां जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल है प्लांट में। ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, जैसे एक ग्लास में गर्म पानी रखा था और आपको नहीं पता था, आप आए, अचानक आपने उस पानी को उठा करके एकदम से पीने की कोशिश की और पी लिया। बल्कि जब वो पीने को पिया आपने तो आपको क्या हुआ? गर्म महसूस हुआ। और हो सकता है आपने वो तुरंत पानी एज इट इज उसी जगह पर क्या कर दिया हो? उलट दिया हो। क्या था ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। अब इस चीज को समझें कैसे, इस चीज को समझें कैसे? तो आइए एक स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसको समझाने से पहले एक डायग्राम तुम्हारा देखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसको डायग्राम से ही, डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझा जा सकता है। देखो, ये तुम्हारा है ब्रेन, समझना क्या है ब्रेन। ये है लंग्स, ये है किडनी, ये है हार्ट। सबके काम है अलग अलग या एक काम है? बताओ, सबके अलग अलग काम होंगे, हाँ या ना? होंगे। इसका क्या काम है बेटा? इसका काम है 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग करना 1 मिनट में। ब्रीद पर मिनट, लिख देते हैं, ब्रीद पर मिनट, ठीक। किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है सुसु बनाना। कितनी सुसु बनाएगी? लगभग 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर पर डे बनाएगी। क्या लिखें? यूरिन फॉर्मेशन। इसका क्या काम है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। कितनी सुसु बनाएगी बच्चों? कितनी सुसु बनाएगी? 1.5 लीटर से लेकर के लगभग 2 लीटर पर डे, इतनी सुसु बनाएगी।
हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है धड़कना, तो वो तो तुम्हारा भी धड़कता है, मेरा भी धड़कता है। अब किसके लिए धड़कता है ये मत पूछना यार तुम, हम तुमसे पूछ सकते हैं किसके लिए धड़कता है। हार्ट का क्या काम है? बीट करना। कितनी टाइम बीट करेगा? 72 टाइम बीट्स करेगा पर मिनट, है ना, पर मिनट, ठीक है। अब तुम्हारे सामने 3 ऑर्गन है और एक ब्रेन है। अब ये तीनों ऑर्गन, और भी तो कई सारे ऑर्गन होंगे ना बॉडी के, हमने 3 एग्जाम्पल लिए। इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? आंसर सारे बच्चे एक सांस में बोल रहे हैं, ब्रेन है। तो ब्रेन इनको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। एम आई राइट? समझना जरा, ये क्या हो रहे हैं? कंट्रोल। लिख दें अपनी बात को, कंट्रोल। अब लंग्स जो है एक दिन चुपचाप बैठा था और उसने ब्रेन से कहा, भैया हमसे 12 से 16 बार ब्रीदिंग नहीं हो रही है, या तो हमारे रेट को घटा दो या बढ़ा दो। ठीक, क्या बोला? 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग हम कर करके थक गए हैं, अब हम अपनी ब्रीदिंग को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। कंडीशन लगा दी। तो हार्ट बोला, लंग्स हो गया। लंग्स ने क्या कहा? लंग्स ने ये कहा ब्रेन से कि मैं अब 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग नहीं करूंगा, इससे ज्यादा बार करूंगा। ठीक है। तो जैसे ही ये बात लंग्स ने ब्रेन को बोली, ब्रेन नहीं आंसर दे पाया, उसके पहले हार्ट ने मना कर दिया कि भैया तुम 12 से 16 बार ही ब्रीदिंग करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम 12 से 16 बार से ज्यादा ब्रीदिंग करोगे, 12 से 16 टाइम से ज्यादा ब्रीदिंग करोगे, तो हमें हमारी धड़कनों को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये कि ब्लड का सर्कुलेशन रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन रेट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इनके मात्र बोलने भर से इसने आंसर दे दिया कि आई ऑब्जेक्ट, मैं भी ब्लड सर्कुलेशन मेरा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझना। तो किडनी बोली कि भैया अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हम 12 से 16 बार यूरिन फिल्ट्रेशन, सॉरी 12 से 16 कह रहे, 1.5 से 2 लीटर यूरिन फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिर हमें और ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक ऑर्गन के डिस्टर्ब होने से सारे ऑर्गन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, हाँ या ना? बताओ, पड़ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑर्गन एक दूसरे से क्या है? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसी का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इसी पूरे का साइकिल का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। यही चैप्टर तुम अभी थोड़ा सा पढ़ोगे। थोड़ा सा पढ़ोगे मतलब ऊपर ऊपर की बातें पढ़ोगे, डीप एनालिसिस नहीं करोगे अभी। तो आगे बढ़े, अब चलते हैं अपने इमेज के ऊपर। तो इमेज के ऊपर देखोगे तो तुमको एक ये इमेज दिखाई पड़ी। इसमें देखो क्या लिखा है मैंने मैंने लिखा है ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन्स टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शंस। These organs must be coordinate so that they can work in proper manner। यही बात लिखी है। अब कोऑर्डिनेशन मैंने तुमको बताया क्या है? प्रोसेस थ्रू इन विच 2 or more organ interact in a complete the function in the one to another। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ करके ही काम करेंगे। द प्रोसेस थ्रू which 2 or more organ are interact comes complement the function to one to another। ये बात हो गई। यही बात मैंने अभी तुमको डायग्राम के थ्रू बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। आगे बढ़ते हैं।
न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं किसको? फंक्शन को। कौन से फंक्शन को? वेरियस बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को। क्यों करते हैं? ताकि हमारी शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली रन कर सके। ठीक है। नर्वस सिस्टम एक्शन करेगा। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? एक्शन करेगा, मीडिएटेड बाय न्यूरॉन्स एंड दीज आर क्विक, जल्दी जल्दी होगा। एंडोक्राइन यहीं पर अपना काम करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। ठीक है। जैसे तुमको किसी को फोन करना हो, तुम तुरंत फोन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और विद इन सेकेंड बात होगी। अब सोचो तुम्हारी जिंदगी में फोन ना होता तो क्या होता? फिर तुम उसको चिट्ठी लिखते, प्यारे मित्र कैसे हो, आशा करता हूं तुम सब कुशल मंगल होगे। तो ये चिट्ठी उसको कब मिलती? कम से कम 7 दिन बाद मिलती। और वो जवाब कब देता? 7 दिन बाद देता। तुम्हारे पास कब आती? तो और 7 दिन जोड़ लो। तो लंबा कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये न्यूरल का काम नहीं, ये इंडोक्राइन का काम है। मोबाइल फोन किसका काम है? नर्वस सिस्टम का काम है। चिट्ठी वाला किसका काम है? न्यूरल एंडोक्राइन का काम है। ठीक है। एंडोक्राइन कहने का मतलब है स्लो होता है, जबकि नर्वस सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन, यही सारी चीजें मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की लिख के छोड़ दी हैं। अब एक क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रेगुलेटेड बाय, किसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइन के थ्रू? कतई नहीं होगा। रेस्पिरेटरी नर्वस? कभी नहीं होगा। एंडोक्राइन डाइजेस्टिव सिस्टम? कभी नहीं होगा। तो होगा किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। ये करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब का ही निकाल के दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब फोनोरिसेप्टर क्या होते हैं मैं तुमको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, तुमको डीप एनालिसिस नहीं करनी है। फोनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? फोनोरिसेप्टर्स होते हैं बेटा ऑडियो सुनने वाले, तुम्हारे कान। फोटोरिसेप्टर होते हैं बेटा लाइट के प्रति स्टिमुलस। थर्मोरिसेप्टर होते हैं बेटा टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्स। ठीक। गैस्ट्रोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रोरिसेप्टर तुम्हारा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट बड्स, टेस्ट टंग्स वगैरह के लिए। ऑल फैक्ट्री होते हैं स्मेल पावर के लिए, स्मेल के लिए। तुम सूंघ करके बता देते हो ना कि पड़ोसी घर में आज क्या बना है, हाँ इसीलिए। ठीक। अब बेसिक टर्म्स क्या है? स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर, इफेक्टर। स्टिमुलस का मतलब होता है आप किसी भी तरह का कोई भी इम्पल्स देना, इम्पल्स दे रहे हैं, मतलब बॉडी में कोई किसी भी टाइप का चेंजमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे आप सोच रहे थे, किसी की ख्यालों में ऐसे बैठे सोच रहे थे, अचानक आपने, आपके दोस्त ने क्या कर दिया? पिन चुबा दी। क्या हुआ? बॉडी पोस्चर चेंज हुआ, आपके विचारों में, आप जो सोच रहे थे उसमें डिस्टरबेंस आया। तो ये क्या था? स्टिमुलस था। अब उस स्टिमुलस पे आपने क्या किया? आपने क्या किया? उसको डांटा होगा या उसके ऊपर जोर से चिल्लाए होंगे, चिल्लाए होंगे कि नहीं? तो ये क्या था? आपका रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स था। अब इम्पल्स क्या होते हैं? इम्पल्स एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो नर्वस सिस्टम में रन करता है, ऐसे समझ लो। एक इलेक्ट्रिक करंट है जो आपकी इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी से होता हुआ कहाँ ले जा रहा है? ब्रेन तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और ले भी जा रहा है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेसिकली उस इम्पल्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। उस इम्पल्स को रिसीव करने वाले कौन होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। इफेक्टर क्या? उसके प्रति क्या आपने इफेक्ट किया, वो इफेक्ट है आपका। ठीक। बेसिक टर्म्स है, ज्यादा याद नहीं करने हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है? सॉरी, अबाउट करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से सही स्टेटमेंट क्या? गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी डिटेक्ट टेस्ट while olfactory detect smell, सही है, गस्टेटरी करता है। both gustatory and olfactory detect smell, गलत हो गया। ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी सुनने का काम है, olfactory स्मेल करने का काम है, गलत लिखा है। यहाँ पर स्मेल होना चाहिए था, यहाँ पे स्मेल होना चाहिए था, गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत, तो ये सही हो गया, तो ये सही हो गया, आंसर हो गया ये आपका। ठीक। बात समझ में आई? नहीं आई? आ जाएगी। क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाता है यार, क्वेश्चन का क्या है।
फिर अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तुमसे। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज अ ऑर्गन विच इज कंसिस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन, अब ये न्यूरॉन एक नेटवर्क का बना होता है, हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में फैला होता है और इन्फॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम करता है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए और इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चीज़ हमने इतनी लिख के रखी थी आपके सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ इसमें ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एनसीईआरटी की लाइन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में बांट के रखा है। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ आपके पास 2 ही चीज आएंगी, एक आपका ब्रेन आएगा और एक आपकी ये पीछे लगी है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, एक ब्रेन आएगा, एक स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक बात यह याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जितना भी आप बॉडी में देख रहे हैं, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, जहां भी देख रहे हैं, वो सब का सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे चल करके 2 पार्ट में बांटते हैं। एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहलाता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को आगे चल करके फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सिंपैथेटिक, एक कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक। याद रखना, ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी ये है कि नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। One is central nervous system, second is a peripheral nervous system. In central nervous system, there are 2 parts, one is brain and second one is spinal cord. And peripheral nervous system is further divided into again 2 parts, that is one is somatic nervous system and another one is called autonomous nervous system. बस इतनी सी बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, which of the following statement true about the brain? The main thinking part of brain is a hind brain. फिर क्या कह रहा है? The center of hearing, smell, memory, sights, etc. located in forebrain. Involuntary action, salivation, vomiting, blood pressure are controlled by the medulla in hindbrain. Cerebellum does not control the posture, the balance of the body. मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं तुमको, मैं जब पढ़ाऊंगा तो तुमको ये कराऊंगा। ये क्या गड़बड़ है? अब आ जाओ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स पे। तुम्हारे सामने तुम्हारा खूबसूरत सा एक न्यूरॉन मैंने निकाल करके दिखाया है। इस न्यूरॉन में तुम देखोगे तो मैं न्यूरॉन के बारे में लिखता भी चलता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। तुम्हें आई होप सो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। न्यूरॉन को 2 पार्ट में बांट दो। एक कहलाता है सेल बॉडी, दूसरा कहलाता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, डेंड्रॉन मत लिखो, यहाँ पर लिखो एक्सॉन। एक्सॉन। इस सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक और नाम है, सोमा भी बोलते हैं, सोमा। ठीक है। अब तुम पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो तुम 2 चीजें पाओगे इसके अंदर। ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो, यहाँ से ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये कहलाता है सेल बॉडी, साइटोन या सोमा। ये जो पीछे धागे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब इस सोमा में ये पतले पतले तार निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। बस इतनी सी बात याद रखना है। इस सेल बॉडी के अंदर तमाम सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पीछे की तरफ देखोगे तो एक लंबी सी पाइप निकली है, इस पाइप को एक्सॉन बोलते हैं और जहां से एक्सॉन की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? एक्सॉन हीलॉक कहलाता है और इसको एक्सॉन बोलते हैं। इस एक्सॉन में बीच बीच में गैप है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर और नीचे टर्मिनल है,
इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हो गया, आई थिंक सफिशिएंट है तुम्हारे लिए इसमें। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यही चीज मैंने अभी बताई थी तुमको, वही चीज मैंने लिखा है। सेल बॉडी है, सोमा है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, इतनी सारी चीजें हैं। और लॉन्गेस्ट सेल होती है ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एमसीक्यू में, ये याद रखना बस। लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा कौन सी होती है, तुम बताओगे ये। लार्जेस्ट पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन गया बेटा। एक बन गया लॉन्गेस्ट सेल, तुम बताओगे न्यूरॉन। एक बना लार्जेस्ट सेल, तुम बताओगे ऑस्ट्रिच एग। एक बनेगा स्मॉलेस्ट सेल, तुम बताओगे PPLO, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इतना लंबा नाम याद नहीं रखना, लेकिन PPLO से काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूरॉन है, ये तुम्हारे सामने न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन में क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों, और ये इंफॉर्मेशन इसके थ्रू होते हुए यहाँ पर आई, और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ से न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन आएगी तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट कर रहा है ये, तो एक्सेप्टर हो जाएगा। और ये रीच टू नेक्स्ट हो रहा है, रीच टू नेक्स्ट हो रहा है, मतलब ये आगे चल करके कहीं इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एग्जीआरटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से कहाँ चलेगा। तो भैया पहले डेंड्राइट में आएगा, डेंड्राइट वाले को पकड़ लो, बाकी 2 गलत हो गए। डेंड्राइट से कहाँ आएगा? डेंड्राइट से कहाँ आएगा? डेंड्राइट से आता है सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, मतलब ये गलत हो गया। मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक। आगे चलते हैं। एनी न्यूरॉन कन्वर्सेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल्स अकर। ये कहाँ होगा? कन्वर्सेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल रहा है। कहाँ होगा बेटा? ये कहाँ होगा? ये होगा एंड में। किसके एंड में? एक्सोनल एंड में होगा, लास्ट में ही होता है। ना सेल बॉडी में होता है, ना डेंड्राइट में होता है, ना एक्सोन में होता है। अब एक सिस्टम का इफेक्ट दिया है, क्या इफेक्ट दिया है? एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट और इफरेंट। अब यहाँ पर एक चीज तुमको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं सेंसरी, इसको बोलते हैं मोटर, याद रखना। इसको बोलते हैं सेंसरी, इसको बोलते हैं मोटर। सेंसरी क्या है? दे कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू सीएनएस, और सेंसरी होती है नेचर में, देखो इसने लिख भी दिया है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस इफेक्टर, और ये होती है मोटर नेचर में। ये एक उसका डायग्राम मैंने दिखाया है आपको। देखो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से आंखों ने कुछ देखा, डेंड्राइट पे आया, यहाँ से सीधे होते हुए ब्रेन को भेज दिया गया। अब आप दौड़ लगा रहे हो, तो दौड़ लगाने के लिए क्या हुआ? यहाँ से इंफॉर्मेशन गई दौड़ो, और आपने दौड़ लगाना यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन छोड़ दो, मतलब ही नहीं है तुम्हारे लिए टाइप ऑफ न्यूरॉन का। तो चलो टाइप ऑफ न्यूरॉन में चाहो तो ये देख लो भैया, ए पोलर, बाई पोलर, स्यूडोपोलर, बाई पोलर, मल्टी, ए पोलर, यूनिपोलर, बाई, ए पोलर, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाई पोलर, मल्टीपोलर। ए पोलर, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाई पोलर और मल्टीपोलर। तुमसे पूछ लेगा कि बाई पोलर कहाँ पाया जाता है, तो रेटिना में पाया जाता है, ध्यान रखना। कहाँ पाया जाता है? रेटिना में पाया जाता है, ठीक है। ये बॉडी में पाया जाता है, पूरी बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं पूछता, परेशान ना हो तुम। अब क्या है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या होता है, मैं तुमको एक बेस, हाँ भाई
देखो फिर से इसको एक बार देख लो। एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व इम्पल्स होता क्या है, पहली स्टेज होती है रेस्टिंग फेज, ये मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया अभी, रेस्टिंग फेज, इसको पोलराइज फेज बोलते हैं। इस पोलराइज फेज में दो बातें याद रखनी है तुमको। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो -70 मिली वोल्ट का होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरा, परमेबिलिटी जो होती है वो पोटेशियम आयन की ज़्यादा होती है और सोडियम आयन की बिल्कुल ना के बराबर होती है। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि इस तरह से चैनल्स बने हुए होते हैं, सोडियम की एंट्री बिल्कुल नहीं है और कुछ पोटेशियम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, कुछ, सारे नहीं जा सकते, कुछ जा सकते हैं, ये कंडीशन है। अब जैसे ही इम्पल्स आएगा कंडीशन बदल जाएगी। तो इम्पल्स जब आया, तो इम्पल्स आया मतलब एज इंफॉर्मेशन केम सोडियम चैनल्स आर ओपन, सोडियम चैनल्स क्या हो गए, खुल गए। ये सोडियम चैनल्स को क्या हो गए, खुल गए। देखो दिखाई दे रहा है, सोडियम चैनल्स क्या हो गए, खुल गए, और पोटेशियम चैनल भी धीरे धीरे एज इट इज पड़े हुए थे। रिजल्ट क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट ना होकर के अब बदल चुका है, कितना हो गया, +50 मिली वोल्ट हो गया। ये चीज समझ में आई, इसको बोलते हैं डीपोलराइज। अब जब डीपोलराइज हो गया है तो आगे जब बढ़ोगे तो अब रीपोलराइजेशन का टाइम आ गया है। रीपोलराइजेशन में ये चेंजेस हो गए थे और इन चेंजेस को सही करने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई, हमें सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ गई। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, मैं यहां बना देता हूं। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है बाहर से 3 सोडियम लेके और अंदर से 2 पोटेशियम लेकर के 2 सोडियम लेकर के पलटेगा, बार बार शिफ्ट करेगा। बाहर से 3 पोटेशियम को 3 सोडियम को बांधेगा, अंदर से 3 सोडियम को बांधेगा। डायग्राम उल्टा मैंने बना दिया एक्चुअली, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। अंदर से 3 सोडियम को बांधेगा और बाहर से 2 पोटेशियम को बांधेगा और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसके पलटने से क्या होगा, सोडियम आयन फिर से बाहर चले जाएंगे, पोटेशियम आयन फिर से अंदर आ जाएंगे। ये काम कब तक चलेगा, जब तक कि -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज नहीं मेंटेन हो जाता। यही है एक्शन पोटेंशियल, बेसिक डिफरेंस यही होता है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं बढ़ना है तुम्हारी क्लास में। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या है अब इसी चीज को देखो, डायग्राम में मैंने बना के दिखाया था, ये सब चीजें सॉल्व हो गई तुम्हारी। ठीक, अब नर्वस इसका इम्पल्स देख लेते हैं। अब इम्पल्स देखो, अभी बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये मतलब नहीं है। ठीक, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम यहाँ तक हो गया खत्म। अब नर्वस सिस्टम जब खत्म हुआ है तब तुमसे बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, ब्रेन की बात करेंगे तुमसे। तुमको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था। अब ब्रेन में जब आओगे तो ब्रेन में तुम्हारे पास 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्या क्या देखने को मिलेगा, 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे ये लो ब्रेन आ गया। अब ब्रेन को जब तुम देख रहे हो तो ब्रेन में तुम्हारे पास 3-4 चीज़ें होती है। सबसे ऊपर है स्किन होगी, स्किन, फिर एक लेयर कहलाती है पेरिस्टोमियम, फिर बोन होगी, बोन के नीचे ड्यूरा मैटर होगा, फिर एरेक्नॉइड होगा, और लास्ट में पाया मैटर होगा, और इसके नीचे तुम्हारा ब्रेन सुरक्षित है। यही चीज एनसीईआरटी ने लिखी है, तुमको दी है यहाँ पर। अब ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है कुछ एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब देखो जैसे यहाँ पर तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन दी है। ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आएगा, हेल्प करेगा रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रेगुलेशन में, ऑटोनॉमस एंडोक्राइन में और मोटर फंक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, इधर आओ। रेगुलेट मूवमेंट करेगा विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाइंड ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस फंक्शन को, रिले को, कोऑर्डिनेशन को और मेंटेन द बॉडी बैलेंस को ये मेंटेन करने का काम करता है। इससे ज़्यादा तुमसे तुम्हारे 10th क्लास में कुछ नहीं पूछेगा। बताने को बहुत कुछ बता दो लेकिन पूछेगा नहीं तो फायदा कुछ नहीं बताने का, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब
थोड़ा सा और तुमको बता देता हूँ इसी में ही, अब इसी से ही आगे जोड़ देता हूँ, बस ये खत्म हो गया चैप्टर। ब्रेन को तुम दो पार्ट में जोड़ लो, दो पार्ट इन द सेंस प्लस हो जा भाई। रुक गया, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल। देखो इसमें क्या रह गया है, तुम्हारे पास बस ब्रेन रह गया और कुछ नहीं बचा, बस ब्रेन मार गए। ब्रेन के बारे में थोड़ा समझ लो। ब्रेन, ब्रेन नहीं, नर्वस सिस्टम, बस इतनी सी बात और समझो, और ये सिलेबस तुम्हारा क्लास 10th का ये चैप्टर हो गया खत्म। नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक डिवाइड कर लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा लिख देते हैं तुम्हारे लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक लिख लो इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं लिखना है। इसमें देखोगे बेटा तो दो लोग आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएगा वो तुम समझ लो जरा, बाकी सब चीजें हो गई। एक आएगा तुम्हारे पास तुम्हारा अपना खुद का ब्रेन, और दूसरा आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, बस स्पाइनल कॉर्ड। इधर आकर के देखोगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं पढ़ना है। ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। अब तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स, डीपीपी सब कुछ तुमको मिल जाएगा अगली क्लास में। आज नहीं दे पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। इतना लेक्चर खत्म, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, मतलब चैप्टर का नाम है हाउ रिप्रोड्यूस करके जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।